गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। आज हम क्लास 10+1 का 11th चैप्टर का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था जापान के बारे में और शोगुन जो कि जापान के सम्राट के प्रधान सेनापति थे उनके बारे में पढ़ा। आज के इस क्लास के जो हमारे सब टॉपिक रहेंगे उसमें सबसे पहले मेजी पुनर्स्थापना के बारे में हम पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है मेजी पुनर्स्थापना से क्या अभिप्राय है, तो ये नोट्स के तौर पर मैंने बनाए हुए हैं। आप लोगों ने इस वीडियो में जो नोट्स मैंने बनाए हैं उनको भी लिखना है। जैसे क्वेश्चन आप लोगों का एग्जामिनेशन में आता है कि मेजी पुनर्स्थापना से क्या अभिप्राय है। अगला जो सब टॉपिक है वो है जापान का आधुनिकीकरण। हालांकि क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आता है यहाँ से कि मेजी सरकार के कार्यों का वर्णन करो या मेजी सरकार की मुख्य उपलब्धियां क्या थी उसका वर्णन करो। इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। जैसे भी आएगा आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट करना है। पहला जो प्रश्न रहेगा इसमें वो है मेजी पुनर्स्थापना से क्या अभिप्राय है, और दूसरा मेजी सरकार की उपलब्धियों का वर्णन करो। बीच में भी बहुत सारे प्रश्न जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक उसमें से आएंगे, तो हम वो भी बात करेंगे। इसके नोट्स मैंने बना दिए हैं, आप लोगों ने वो नोट्स लिखने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजी पुनर्स्थापना। मेजी पुनर्स्थापना जापान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। हमने पहले पढ़ा था पिछली क्लास में कि किस प्रकार से शोगुन जो जापान के सम्राट के प्रधान सेनापति थे उस पर तोकुगावा वंश के शासकों ने 1603 ईस्वी से लेकर 1867 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, उसके बाद इस जो तोकुगावा वंश था इसका अंत कर दिया गया। किसके द्वारा? मुत्सुहितो के द्वारा। मुत्सुहितो जापान का नया सम्राट बना तोकुगावा वंश के पतन के बाद। 1868 ईस्वी में मुत्सुहितो ने जापान के सम्राट के रूप में वो जापान के सिंहासन पर बैठा और उसने 1912 ईस्वी तक शासन किया। मुत्सुहितो ने मेजी नामक उपाधि धारण की। मेजी नामक उपाधि अपने आप को उसने दी और ये धारण की मेजी नामक उपाधि। मेजी का अर्थ है प्रबुद्ध शासन, ऐसा शासन जो कि बिल्कुल तरीके से कंप्लीट था, जिसमें लोगों के विकास के लिए और देश के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। मेजी शासनकाल के दौरान जापान में प्रत्येक क्षेत्रों में जो है उल्लेखनीय सुधार किया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसके कारण जापान एक शक्तिशाली देश बना और उसने आधुनिक देश के रूप में अपनी पहचान विश्व में बनाई। इससे पहले कि हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने इस तरीके से लिखना है। अगर इसको आप प्रश्न के तौर पर लिखना चाहते हो तो मेजी पुनर्स्थापना से क्या अभिप्राय है उसमें आप लोगों ने लिख लेना है। मेजी पुनर्स्थापना से अभिप्राय, जापान के सम्राट मुत्सुहितो ने मेजी नामक उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है, मेजी का अर्थ है प्रबुद्ध शासन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कर लेना। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है हमारा बड़ा टॉपिक है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन अलग से बनते हैं। आपको अगर 5 नंबर का प्रश्न आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्न वैसे आएगा, ऐसे भी आ सकता है कि जापान के आधुनिकीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, या मेजी सरकार की उपलब्धियों का वर्णन करो। अगर 5 नंबर में आता है तो आपने 5-6 पॉइंट जो इसमें मैंने बनाए हैं नोट्स के तौर पर वो आप लोगों ने लिखने हैं। बाकी बात रही नोट्स की, तो आप उसको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से सारे नोट्स लिख सकते हो। जहाँ तक जापान के आधुनिकीकरण की बात है, मैंने आप लोगों को बताया कि तोकुगावा वंश के बाद मुत्सुहितो जापान का सम्राट बना और उसने 1912 ईस्वी तक शासन किया। और इस दौरान जापान में प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सारी उन्नति हुई, बहुत सारा विकास हुआ और उल्लेखनीय सुधार इस सरकार के द्वारा जापान में किए गए, जिसके कारण जापान एक शक्तिशाली और मॉडर्न कंट्री बन गया, आधुनिक देश वो बन गया। सबसे पहला काम जो इस सरकार ने किया मेजी पुनर्स्थापना के बाद वो था सामंतवाद का पतन। हमने सामंतवाद के बारे में यूरोप के इतिहास में पढ़ा कि किस प्रकार से सामंतवाद एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रही है मध्यकालीन यूरोप में,
और बहुत बुरे तरीके से उन्होंने राजनीति को प्रभावित किया था। वैसे ही जापान में भी सामंतवादी व्यवस्था बहुत शक्तिशाली थी और मेजी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी सामंतों का अंत करना। इससे पहले जापान में सामंतों का बोलबाला था, पूरे तरीके से सामंत छाए हुए थे जापान में। प्रत्येक क्षेत्रों पर उनका शासन प्रबंध वो चलाते थे, प्रत्येक क्षेत्रों पर उनका प्रभाव रहता था। सामंतों के शक्तिशाली होने के कारण सम्राट केवल नाम मात्र के शासक रह गए थे। ये हमने पहले यूरोपियन हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि किस प्रकार से सामंत बहुत शक्तिशाली हो गए थे और राजा नाम मात्र के रह गए थे। वैसे ही जापान में भी था। सामंती प्रथा के चलते किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। मेजी सरकार ने सबसे पहला काम जो किया 1871 ईस्वी में जापान में उन्होंने सामंती प्रथा के अंत की घोषणा कर दी 1871 में। मतलब कि मुत्सुहितो के सिंहासन पर बैठने के 3 वर्षों के बाद ही 1871 ईस्वी में सामंती प्रथा के अंत की घोषणा कर दी गई और सामंतों के सभी विशेषाधिकार जो उनको प्राप्त थे वो सभी समाप्त कर दिए गए। और लेकिन मेजी सरकार ने ऐसा नहीं किया कि सामंतों को बिल्कुल पूरे तरीके से उनका डिक्लाइन कर दिया, बल्कि उन्हें अपना गुजर बसर करने के लिए उन्होंने पेंशन इत्यादि जो है वो आरंभ कर दी। कुछ सामंतों को राष्ट्रीय सेना में भी भर्ती किया गया। तो पहला जो काम किया वो था सामंती प्रथा का अंत या सामंतवाद का अंत जापान में मेजी पुनर्स्थापना के बाद। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए गए मेजी सरकार के द्वारा। सबसे पहली बात कि मेजी सरकार से पहले केवल कुछ ही लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। जापान में 1871 ईस्वी में, वो भी जैसा कि मैंने बोला कि मुत्सुहितो ने 3 वर्षों के बाद ही शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट एक अलग से एस्टेब्लिश किया गया जापान में और पूरे जापान में उन्होंने स्कूल कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए और जिसके बाद शिक्षा का बहुत सारा प्रसार जो है वो चीन में हुआ। 16 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। 1910 में ऐसा माना जाता है, जो आंकड़े जापान से प्राप्त हुए हैं उस समय के, कि उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जापान में कि जो शिक्षा से वंचित रह गया है। विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस बहुत कम थी, तो इसलिए सभी बच्चे जो है स्कूल जाते थे। 1877 ईस्वी में टोक्यो विश्वविद्यालय, आज बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है टोक्यो विश्वविद्यालय, टोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और तकनीकी रूप से जो हम बात करते हैं कि जापान ने टेक्निक के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, जोर दिया। 1901 में जापानी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। ठीक है, नेक्स्ट है सैनिक सुधार। किसी भी देश की सेना उस देश की शक्ति का प्रतीक होता है। मेजी पुनर्स्थापना के बाद मुत्सुहितो ने जापानी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्न किए। हालांकि मैथ्यू पेरी, जो आप फोटो देख रहे हैं, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अमेरिका का एक राजदूत था जो जापान के साथ समझौता करने के लिए आया था और इस समझौते के बाद 2 बंदरगाह अमेरिका के लिए खोल दिए गए थे जापान के। लेकिन उस समय जापान की सेना की जो कमजोरी थी वो सामने आ गई थी। यही कारण था कि मुत्सुहितो ने सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्न आरंभ कर दिए। राष्ट्रीय सेना का गठन उन्होंने किया और 1872 ईस्वी में 20 वर्ष तक के से अधिक जितने भी नौजवान थे उनको सेना में भर्ती होना अनिवार्य कर दिया गया। नौसेना को शक्तिशाली बनाया और आधुनिक हथियारों का इंतजाम किया गया और सैनिकों को हथियार दिए गए। तो सैनिक क्षेत्र में, सेना में बहुत सारे सुधार इस काल में हुआ। अगला जो पॉइंट है वह है आर्थिक सुधार। सेना की तरह ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी शक्ति का मुख्य स्तंभ होता है और मुत्सुहितो ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए। सबसे पहले उसने 1870 ईस्वी में, ये तो केवल 2 वर्षों के बाद ही कर दिया था, उद्योग मंत्रालय की स्थापना की। इसके साथ साथ बहुत सारे कारखाने, उद्योग, चाहे लोहा उद्योग या वस्त्र उद्योग या जहाज उद्योग था, रेशम उद्योग, ये एस्टेब्लिश किए गए और कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार किए गए। 1832 ईस्वी में सरकार ने एक आदेश द्वारा, बहुत 32 की जगह 72 है, 1872, इसको हम कर लेते हैं 1872।
ये आप लोगों ने इसको कर लेना है। 1872 में सरकार ने एक आदेश द्वारा किसानों को उस भूमि का स्वामी मान लिया, मतलब कि जिस भूमि पर पहले सामंतों का अधिकार था, 1872 में 1872 ईस्वी में मुत्सुहितो ने एक कानून बनाया जिसके बाद द्वारा किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। और जापान में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हालांकि हमने पढ़ा कि केवल 17% भाग में, केवल 17% भाग में खेती की जाती है जापान में, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इतनी आज की डेट में इतनी मॉडर्नाइज है, आज भी मेड इन जापान की हम बात करते हैं, बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जापान से आते हैं और वहाँ पे मॉडर्न तरीके की खेती की जाती है। तो मुत्सुहितो ने इसका आरंभ किया था और यही कारण था कि जापान में कृषि के क्षेत्र में बहुत सारा विकास हुआ। 1872 ईस्वी में जापान में बैंकिंग प्रणाली को बनाया, बहुत पहले अपना लिया था, और बैंक ऑफ जापान की स्थापना 1882 ईस्वी में की गई। ठीक है, 1882 ईस्वी में बैंक ऑफ जापान की स्थापना की गई। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है मेजी संविधान। बहुत ज़रूरी ये पॉइंट है, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ लिया जाता है 3-4 नंबर में कि मेजी संविधान से क्या अभिप्राय है। जैसे भी पूछा जाएगा आप लोगों ने लिख लेना है। मेजी संविधान की अगर हम बात करें तो 1889 में 1890 ईस्वी में मेजी सरकार ने एक नए संविधान को लागू किया जिसकी विशेषताएं इस प्रकार थी। सबसे जो महत्वपूर्ण इसका इम्पोर्टेंस जो थी, महत्व जो था वो ये था कि इस संविधान के द्वारा जापान के सम्राट की जो शक्तियाँ थी उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। सम्राट को सर्वोच्च सत्ता सौंपी गई, उसे कई प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हुए। राष्ट्रीय सेना, जो राष्ट्रीय सेना एस्टेब्लिश की गई थी, उसके अधीन कर दी गई और किसी भी देश के साथ युद्ध करना अथवा उनके साथ संधि करना, इट्स ऑल अबाउट अपॉन जो सम्राट था उस समय का, उसके ऊपर डिपेंड करता था कि इसने लड़ना है कि संधि करनी है। तो महत्वपूर्ण शक्तियाँ, इसके साथ साथ में ही सम्राट संसद के अधिवेशन को बुला सकता था अथवा उसे भंग भी कर सकता था। वह सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता था और सभी मंत्री उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे, उत्तरदायी होते थे। डायट, संसद का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष 3 माह के लिए बुलाया जाता था। नए संविधान में जो उस समय के नागरिक थे जापान के, उनको भी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसके अनुसार उन्हें भाषण देने, लिखने, एकत्र होने, संगठन बनाने, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते थे, लिख सकते थे, विरोध दर्ज करवा सकते थे, किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। तो अपने आप में उस समय ये जो संविधान मेजी सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश किया था, बनाया गया था, उसका गठन किया गया था, ये बहुत, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था सम्राट को स्ट्रॉन्ग करना और लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करना। तो ये कार्य थे जो कि मेजी सरकार के द्वारा किए गए और जापान में मॉडर्नाइजेशन की ओर कदम बढ़ाया गया मुत्सुहितो की सरकार के द्वारा। तो एक बार फिर से हम फटाफट से इसको रिकैप्चुलेट करते हैं पॉइंट्स। सबसे पहला जो जापान में आधुनिकीकरण की बात करते हैं उससे पहले चलो मेजी पुनर्स्थापना की बात कर लेते हैं। मैंने बताया मेजी पुनर्स्थापना 1868 ईस्वी में तोकुगावा वंश का अंत करके मेजी जो मुत्सुहितो था वो जापान का सम्राट बना और उसने मेजी नामक उपाधि धारण की। मेजी का अर्थ होता है प्रबुद्ध शासन। इस काल में जो मेजी सरकार थी उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सारा सुधार किया जापान में और जापान एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं जापान का आधुनिकीकरण, जिसमें हमने पढ़ा सामंतवाद का अंत। दूसरा काम किया उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, चाहे बात शिक्षा विभाग की हो, टोक्यो विश्वविद्यालय की हो। सैनिक सुधार, राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। उसके बाद आर्थिक सुधार, जिसमें 1870 ईस्वी में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई। 1872 ईस्वी में एक कानून के द्वारा किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और 1882 ईस्वी में बैंक ऑफ जापान की स्थापना की गई। मेजी संविधान की अगर हम बात करें तो सम्राट को बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से ये इसके नोट्स बना लेने हैं, लिख लेने हैं और ये वीडियो को अगर बार बार आप सुनोगे तो वैसे ही आपको लर्न हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को तो और भी जो नोटिफिकेशन इसकी जो है आपको पहुंच जाएगी। जो और वीडियोस हैं उनको भी आप लिंक में जाकर देख सकते हो, जो पिछली वीडियोस हैं। तो आपने ये नोट्स बना लेने हैं
होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।